दोस्तों कैसे हैं आप सभी। ओजांकियन को ओजांग का बहुत बहुत नमस्कार। तो आज हम शुरू करते हैं, हमारा बहुत ही एक बेहतरीन टॉपिक है आफ्टर ट्वेल्थ। यानी जब भी, ये सिर्फ आफ्टर ट्वेल्थ एक नाम है, लेकिन जब आपको लगे कि हाँ मेरे पास 2 से 3 साल हैं, आज की क्लास उन सभी के लिए है। 2 to 3 ईयर्स जिनके पास लगता है, वो चाहे कभी भी हो, 2024 देना हो, 2023 देना हो, 2026 देना हो, कुछ भी हो, जब उनको लगता है कि मेरे पास 2 से 3 साल हैं, तो मेरी तैयारी का सही आयाम क्या होना चाहिए। दोस्तों इस तरह की मैंने क्लासेस में आपको बताया था कि शुरुआत आप सिलेबस से कर सकते हैं, फिर उसके बाद लेवल 1 की बुक्स पढ़ते हैं। लेवल 1 की बुक्स पढ़ने के बाद जैसे मान लो एनसीईआरटी हो गया, फिर आप लेवल 2 की बुक्स पढ़ते हैं, फिर ऑप्शनल करते हैं, फिर आंसर राइटिंग की बात आती है, आपकी आंसर राइटिंग हो गया, और इसके पश्चात आप जो है वो एस्से हो गया, और अपनी जो है इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते हैं आप, और इसके साथ साथ आपकी तैयारी होती है। ये बहुत ही हॉलिस्टिक है और इस पर हम कई बार बात कर चुके हैं, कई लोगों ने इसके बारे में बात किया, राइट, कि मतलब आप पहले सिलेबस से शुरुआत करें। जैसे कि मेरा जो है सिलेबस का जो एनी टाइम लर्निंग ऐप पे उसकी फ्री क्लासेस पढ़ी हैं, उसको आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। लेवल 1 लेवल 2 एनसीईआरटी की अभी क्लासेस चल रही हैं, एनसीईआरटी आंदोलन लेवल 2 हो गया, ऑप्शनल हो गया, आंसर राइटिंग हो गया, एसए और तमाम तरह के इंटरव्यू की प्रिपरेशन, ये हम सभी जानते हैं। तो फिर आज की क्लास बाकी क्लासेस से अलग कैसे है? हर बार मैं कुछ नई चीजें लेकर आता हूं, नई बार साइकोलॉजिकल फैक्टर्स लेकर आता हूं। तो आज की क्लास में भी हम उसी तरह के साइकोलॉजिकल फैक्टर के बारे में बात करेंगे कि आज बेसिकली मैं आपसे कुछ चीजें बताऊंगा कि ये होता है कि सिलेक्शन के लिए मुझे ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, ये मेरी। अब हम बात करेंगे आज फेलियर क्यों होता है। अगर हमें ये चीजें पता है कि सिलेबस पढ़ लो, लेवल 1 की बुक्स पढ़ लो, लेवल 2 की बुक्स पढ़ लो, ऑप्शनल पढ़ लो, आंसर राइटिंग कर लो, एस्से कर लो, सिलेक्शन हो जाएगा, ये बात सबको पता है। अगर ये बात सबको पता है तो होता क्यों नहीं है? अगर ये पता है कि ऐसे हो जाएगा, ठीक है, यही सही तरीका इंटरनेट पे अवेलेबल है, हजारों वीडियो पड़ी है, तो होता क्यों नहीं है? मेरा क्वेश्चन है, होता क्यों नहीं है? सिलेक्शन हो क्यों नहीं रहा? पास क्यों नहीं हो रहे हो? आज मैं इसके बारे में बात करने जा रहा हूं कि वो फंडामेंटल्स जो इसके बियॉन्ड है। मेरे ख्याल से तुम समझ गए होगे कि मेरा आज का मकसद बहुत ही गहरा है और आपकी उस नब्ज को छूने जा रहा हूं कि सब कुछ पता है। बोलो किसको ये नहीं पता? सबको पता है। कितनी बार मैं इस पे बात कर चुका हूं, वीडियो बना चुका हूं, लेकिन आखिर सवाल है होता क्यों नहीं है? जब मुझे सब कुछ पता है कि ये बुक पढ़नी है, फलाना बुक पढ़नी है, हो क्यों नहीं रहा है? आज मैं उसके बारे में बात करने जा रहा हूं, 6 स्टेप्स के बारे में बात करूंगा, और मैं उम्मीद करूंगा कि अपनी डायरी में उन शब्दों को आप लिखेंगे, उसके बारे में आप एक विवेचना करेंगे कि आखिर जो मैं आज आपको 6 स्टेप सिखाने जा रहा हूं उसके बारे में खुद पर काम करिए, राइट। तो ये बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आप समझ जाएंगे कि मुझे ये चीजें पता थी, फिर भी मुझे कौन है जो पढ़ने से रोक रहा है, कौन है जो मेरा जो है दिमाग को भ्रमित करता है, क्यों मैं इतना टेंस हो जाता हूं, क्यों मैं अच्छा आंसर नहीं लिख पाता जबकि मेरे टीचर ने मुझे पढ़ाया है। तो उसके पीछे क्या क्या कारण है, इसके बारे में आप यहां से बात करना शुरू कर देंगे। रेडी हैं आप? रेडी हैं? तो मैं आगे चलूं। मेरा मकसद आप समझ में आ गए। आज हम बात करेंगे कि क्यों होता नहीं है हमसे। जब सब कुछ पता है तो हम क्यों नहीं कर पा रहे? हमें पता है कि 10 घंटे पढ़ना चाहिए, क्यों नहीं पढ़ पा रहे? ठीक है, वो चीजें क्या है और उसके पीछे जो स्टडी मैकेनिज्म है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। किताबें अवेलेबल है, कौन ऐसा स्टूडेंट जिसके पास किताब अवेलेबल नहीं है, मैगजीन अवेलेबल नहीं है, सिलेबस अवेलेबल, सब कुछ इंटरनेट के जमाने में। आज 20-30 साल पहले होते तो कह सकता था हाँ गांव देहात का अंतर, आज सब कुछ अवेलेबल है। तो क्या चीज है जो नहीं है? और वो है कि इनके साथ अपना माइंड मैकेनिज्म कैसे लेकर चलना है। और आप समझ गए होंगे कि बहुत ही गहरी बात है आज की, और बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो अपडेट्स हम लोग आज करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम यहां पर बात करने जा रहे हैं माइंड मैकेनिज्म की। माइंड मैकेनिज्म ये कुछ ऐसा है, क्या चीज है? क्या चीज है? मुझे कौन है जो एनसीईआरटी पढ़ने से रोक रहा है? क्या है जो आंसर राइटिंग में नहीं कर पा रहा हूं? ऑप्शन मुझे क्यों नहीं समझ में आ रहा है? गलत ऑप्शन मैंने कैसे चुन लिया? बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। आप एक ऑफिस में काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप एक ऑफिस में काम करते हैं और आपको आपके बॉस ने कहा कि जाओ और तुम एक प्रिंट लेकर आओ, ठीक है। आप प्रिंट जो है जब लेते हैं, प्रिंटर को जब आप कमांड देते हैं तो एक पेपर निकलता है, और पेपर में आप क्या देखते हैं कि गलतियां हैं, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं प्रिंटर में, ठीक है। जब आप दिखाते हैं, जब आप आउटपुट निकालते हैं, बड़े ध्यान से मेरी बात समझिएगा, आपकी क्लास समझ में आ जाएगी, तो आपको समझ में आता है कि इसमें बहुत गलतियां हैं। फिर आप दूसरा प्रिंटर, पहले प्रिंटर के बजाय दूसरे पे जाते हैं, फिर सेम प्रिंट आउट लेते हैं, क्या होगा? प्रिंट आउट में फिर गलतियां अंदर होती हैं, कुछ मिस्टेक है। फिर तीसरे प्रिंटर पे जाते हैं, फिर आपको वही गलती दिखाई पड़ रही है। तो आपको क्या करना होगा?
आपको यहां पर क्या चीज करनी होगी? क्या प्रिंटर को बदल देने से, आप मुझे जवाब दें, मेरे साथ इस क्लास में जुड़े, क्या प्रिंटर को बदल देने से मेरी ये गलतियां खत्म हो जाएंगी? मुझे जवाब दें, क्या ये प्रिंटर चेंज कर देने से, 1 2 3 4 कंपनी चेंज कर देने से, क्या जो प्रिंट की मिस्टेक्स हैं, जो प्रोग्रामिंग की मिस्टेक्स हैं, इंटरनल मिस्टेक्स हैं, वो सेंटेंस गलत लिखा है, ग्रामेटिकली गलत है, क्या वो गलतियां सही हो जाएंगी? आप मुझे जवाब दें। नहीं सही होंगी? बिल्कुल सही कहा आपने, ये नहीं सही होंगी। तो मुझे अगर इस प्रिंटिंग जो अंदर इस सेंटेंस स्ट्रक्चर में गलती है, प्रोग्रामिंग में जो गलती है, उसको सुधारने के लिए क्या करना होगा? उसको सुधारने के लिए क्या करना होगा? क्या करना होगा? मुझे ये जो कंप्यूटर यानी इसका जो मेन सोर्स है, ये जो कंप्यूटर का सोर्स था, मुझे इसके अंदर जाकर प्रोग्रामिंग को करेक्ट करना होगा। जब ये प्रोग्रामिंग को या जो टाइपिंग है या जो भी आपने लिखा है, जब ये इंटरनली अपने सोर्स यानी अपने स्रोत पर ये जब सही होगा, तब आप किसी से भी प्रिंट लेंगे, आपका आउटपुट अपने आप निकल आएगा। समझ गए मेरा मकसद? मैं टीचर चेंज कर दूं, मैं कोचिंग चेंज कर दूं, मैं बुक्स चेंज कर दूं, बदलते रहेगा, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, ये सब प्रिंटर्स हैं। ये आउटपुट आपको बार बार गलत ही आएगा। क्यों? क्योंकि आपने खुद पर काम नहीं किया, आपने अपनी कोचिंग पे काम किया, अपने किताबों पे काम किया, टीचर पे काम किया, खुद पर आपने काम ही नहीं किया। सोर्स तो आप हैं। इस पूरी कहानी का यूपीएससी देना किसको है? आपको देना है। सोर्स कौन है? आप हैं। और आपका जो सीपीयू है, आपका जो ब्रेन है, अगर वो राइट प्रोग्राम्ड है, तो हर बार आप गांव में हैं, आपका आउटपुट निकलेगा। आप पिछड़ी जगह से हैं, आपका आउटपुट निकलेगा। यूपीएससी आपका है। और इसी वजह से यूपीएससी में जो बहुत कम अंक पाने वाले, अपने ग्रेजुएशन में, 12th में फेल होने वाले बच्चे होते हैं, वो यूपीएससी क्रैक कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सही डायरेक्शन में अपनी ऊपर काम करते हैं, अपनी प्रोग्रामिंग पे काम करते हैं, अपने माइंडसेट पर काम करते हैं, पर्सनालिटी पे काम करते हैं, और रिजल्ट उनके हिस्से में आ जाता है। आप समझ गए होंगे कि आज की क्लास एक्चुअली में सोर्स पर के लिए। सोर्स पर काम करना शुरू करिए। बहुत छोटी छोटी चीजें, ये छोटी छोटी चीजें हमारी जिंदगी बदल के रख देती हैं। हम पूरे टाइम, जैसे वो एक हिरन होता है ना, उसकी थैली में कस्तूरी होता है और उसकी सुगंध में वो दुनिया नाचता रहता है, और उसके अंदर कस्तूरी, उसी तरह आप भी उसी हिरन की तरह हो, मृग की तरह हो, कि आपका सॉल्यूशन आपके आसपास है। आपको अपने सबसे पहले एटीट्यूड और ब्रेन पर आपको काम करना है, और आप पूरी दुनिया में इसका सॉल्यूशन घूमते रहो। ये टीचर अच्छा है, वो टीचर बुरा है, वो कोचिंग अच्छी है, वो कोचिंग बुरी है, वो किताब अच्छी है, वो नई वाली एनसीईआरटी, पुरानी वाली एनसीईआरटी, पूरी दुनिया की डिबेट तुम करते चले जा रहे हो। लेकिन तुम कहां, जहां काम करना चाहिए वहां पर तुम्हारा कोई वर्क नहीं हो रहा है। राइट? तो चलिए अब हम इस पर आज काम करते हैं कि वो माइंड मैकेनिज्म क्या है जो मेरे बिगिनर, खासतौर में सभी बिगिनर से बात करने जा रहा हूं, जो मेरे जितने भी बिगिनर स्टूडेंट हैं, मैं उनसे बात करने जा रहा हूं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उन पर मैं बात करूंगा कि ये बेसिकली फंडामेंटल है क्या मेरे लिए। राइट? दिस इज द फंडामेंटल्स मेरे पास क्या है। एक बहुत छोटी चीज है, लेकिन ये चीजें जो है वो आपको गलतियां करने से आगे रोक देंगी। पहला क्वेश्चन, आज आप एक डायरी लें, ठीक है, और पहला क्वेश्चन लिखें। आज उसमें फर्स्ट क्वेश्चन, हम माइंड को प्रोग्राम करने जा रहे हैं, हम रीप्रोग्राम करने जा रहे हैं। सबसे पहले, व्हाट इज योर ओवरऑल मिशन? ठीक है, लिखो, व्हाट इज माय ओवरऑल मिशन और पर्पज। मेरा समग्र उद्देश्य, समग्र उद्देश्य या लक्ष्य क्या है? छोटा सा क्वेश्चन लिखो, एक पेज छोड़ देना। 6 पेज आज मैं तुम्हारा इस्तेमाल करूंगा, 6 पेजेस, लेकिन इस पर तुम्हें आज अपना काम करना है पेंसिल के साथ। लक्ष्य क्या है? कहोगे ये तो बड़ा आसान है। सीरियसली, सीरियसली 2 वर्ड है, ओवरऑल। ओवरऑल का मतलब है आज तुम अपनी शुरुआत कर रहे हो। तुम कैसे सोचते हो? अब गलती बताता हूं, तुम सोचोगे सर मुझे पता, मुझे आईएएस बनना है, ठीक है, तो इसका मतलब है तुम्हारा ओवरऑल पर्पस नहीं है। बस यही सबसे बड़ी गलती करके। क्यों? क्योंकि तुम मिड में हो। व्हाट अबाउट आफ्टर आईएएस? आपको नहीं पता, तो आप एकदम मिड सेशन में हो और आपको लगता है सर मुझे आईएएस बनना है, सर मुझे आईपीएस बनना है, यूपीएससी सर क्रैक करना है। ये इसको ओवरऑल पर्पस नहीं करते। ओवरऑल पर्पस इज ऑल अबाउट द पर्पस ऑफ लाइफ। क्या बोलते हैं इसको? बड़े ध्यान से समझना, पर्पस ऑफ लाइफ। जानते हो ये पर्पस ऑफ लाइफ क्या होता है?
कितने लोग इसे जानते हैं? जीवन का उद्देश्य, जीवन भर का उद्देश्य, जीवन का उद्देश्य और जीवन भर का उद्देश्य। आज मैं तुम्हारे माइंड को वहां लेकर जा रहा हूं। तुम जिंदगी भर मोटिवेशन ढूंढते हो, आज मैं तुम्हें इंस्पिरेशन, खुद को प्रेरित करना सीख जाओगे आज की क्लास के बाद, कि खुद को कैसे प्रेरित करना है, खुद को अपनी अंधेरों में लड़ना कैसे है। और जब मैं थक जाऊं, मैं टूट जाऊं, तो मैं वीडियो देखकर ताकत नहीं प्राप्त करूंगा, ताकत मेरे अंदर है। बस आज 6 पेज मुझे दे दो, 6 पेज में जो कहता जा रहा हूं उसको लिख लो। तुम्हें जहां पहुंचना है, जैसे पहुंचना है, वो तुम्हारे हिस्से में आ जाएगा। पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, यानी जीवन का उद्देश्य क्या है। जब मैं जीवन के उद्देश्य की बात करता हूं तो बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है। जानते हो, जब हमारी गाड़ी कहीं कीचड़ में फंस जाती है, हमारी कार जब कहीं कीचड़ में फंस जाती है, तो हमें क्या करना पड़ता है? मान लो कहीं फंस गई, मान लो हमारी ये कार है, हमें इसको ड्रैग करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? ड्रैग करना पड़ता है, हमें खींचना पड़ता है, धक्का देना पड़ता है लाइफ में। तो जब हम यूपीएससी की तैयारी में आते हैं तो यूपीएससी का रास्ता ऐसे नहीं है। तुम्हें लगता होगा आज हमने शुरू किया है बाबू, हम जो है वो क्या होगा, ये पहुंच गए लबासना, ये हमें लगता है कि हम ये लबासना पहुंच गए। बिल्कुल गलत है। यूपीएससी का रास्ता ऐसे चलता है, ऐसे चलता है। बहुत ही ऊंची नीची पहाड़ियां हैं, बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं। कभी आप ढाल पर लुढ़क जाते हो, फिसल जाते हो, कई बार खुद को धक्का देने में अतड़ियां जो है वो निकल जाती हैं। इतनी बार खुद को धक्का देना पड़ता है, खुद से लड़ना पड़ता है, नींद से आंखें भरी हुई हैं, थकान से शरीर टूट रहा है, और खुद से कहना उठ उठ, तुझे पढ़ना है। अपने अंदर एक उत्तेजना पैदा करनी पड़ती है। सामने लक्ष्मीकांत पड़ी हुई है, विपिन चंद्रा पड़ा हुआ है, छोड़ यार वेब सीरीज देख लेते हैं, हाथ में फोन खुला हुआ, अंदर से एक आवाज आती, खुद को एक तमाचा मारते, उठ उठ, तुझे पढ़ना है। तो क्योंकि तुझे अब पता है। लेकिन वही स्टूडेंट एक बैठता है और कहता है अरे यार छोड़ यार, आज एक वेब सीरीज देख लेते हैं, अभी नई आई है झकासी फैमिली मैन, कल पढ़ लेंगे। भाई तेरा कल पढ़ेगा। लेकिन जिसको यह पता होता है कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, वो ड्रैग करता है। देखो, गाड़ी को हमने खींचा ना, कीचड़ से निकाला, तो यहां पर तुम फंस चुके हो। जब कुछ महीने बाद तैयारी के तुम्हारा डाउनफॉल आएगा, तो तुम्हारे अंदर ही एक व्यक्तित्व निकलता है और तुम्हें खींचता है। और कौन खींच पाता है? जिसे पता होता है कि अंतिम क्षितिज पर क्या चमक रहा है, ये उसको पता होता है मेरे लिए क्या रखा है। और वो लोग होते हैं जिनको लबासना आईएएस जिनका ड्रीम नहीं होता है। बिल्कुल गलत ना। ये तो मोटिवेशन जितना हम सोचते हैं उसका बहुत कम परसेंट हमें मिलता है भाई, हर चीज में ध्यान रखना। तो जिसका उद्देश्य सिर्फ आईएएस बनना नहीं है, जिसका उद्देश्य देश का बेहतरीन प्रशासक बनना है, याद रखिएगा, एडमिनिस्ट्रेटर बनना है। और वो क्या काम कर रहा होगा, उसको पता होगा कि जब मैं आईएएस बनकर जाऊंगा तो मेरे यहां बच्चियों को मैं शिक्षा दूंगा। मेरा मकसद है, मैं अपने यहां इंफ्रास्ट्रक्चर का मैंने कमी झेली है, अच्छे स्कूल नहीं मुझे मिले हैं, मैं उनके लिए काम करूंगा, जीवन पर्यंत काम करूंगा। मुझे अपने प्रशासन में, सिस्टम में किसी से लड़ना पड़े, मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। बेहतरीन प्रशासक मुझे बन के निकलना है। यानी तुम्हें यह नहीं सोचना है कि मेरा ये लबासना पहुंचकर जो है मैं आराम से अंगूरों के बाग में लेटूंगा ना। मुझे तो ये एक पड़ाव है। तब जब आपका लबासना जो होता है वो डेस्टिनेशन नहीं बनता है, वो आपका क्या होता है, पड़ाव बन जाता है, एक शिविर बन जाता है कि थोड़ी देर ठहरना है, थोड़ी सी ट्रेनिंग लेनी है, अपने आप को निखारना है। मेरा तो जीवन ही मेरे लक्ष्य के लिए समर्पित है। ये बहुत बड़ा अंतर होता है। और जिस अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा, बिगिनर हो, लेकिन पूरा जीवन मेरे इसी शब्द के अंदर निखरा हुआ है। कई बार मुझसे, अभी मैं जस्ट जो है वो 2 मिनट पहले एक मीटिंग से, बहुत थका देने वाली मीटिंग से उतरा हूं, सीधे यहां क्लास में घुसा हूं। कई लोगों ने कहा इतनी जल्दी कैसे इतना प्रेशर ले लेते हैं, मीटिंग, क्लास, फलाना। तो एक मकसद पता होता है कि मुझे अपने बच्चों को क्या देना है। तो ये जो मकसद होता है तुम्हारे अंदर एक अनंत ऊर्जा का स्रोत पैदा कर देता है कि आप अपने शरीर की थकान से बहुत आगे निकल जाते हैं और खुद से कहते हैं उठ तुझे करना है, उठ तुझे करना है। ये जो ताकत आ जाती है उसी को हम लोग बोलते हैं अपने आप को ड्रैग कर लेना। और जिस स्टूडेंट को खुद को ड्रैग करना आ गया, खुद को खींचना आ गया, वो फिर दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं पाएगी। तो पहला गोल याद रखना कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने से पहले, काट दिया मैंने, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने से पहले उस एग्जाम का जीवन में महत्व जानने की कोशिश करना। बहुत ही महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं। किसी एग्जाम को, कोई भी आप एसएससी कर रहे हो, बैंक, सभी अपनी जगह बहुत अच्छे हैं। तो अगर आईएएस मेरे जीवन, मुझे यह क्रैक करना है, सिविल सर्विसेज में जाना है, तो मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या मैं पूरा जीवन इस सेवा के लिए समर्पित कर पा रहा हूं, कर पा रही हूं? अगर हां, तो मेरा उद्देश्य यह नहीं है, मेरा उद्देश्य यह है
कि जब अफगानिस्तान पे नीतियां बनानी हो तो प्रधानमंत्री मुझे रात में कॉल करें कि साहब आप नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, जल्दी पहुंचे, भारत के सम्मुख एक संकट आया है, हमें आपकी बुद्धिमत्ता, आपके अनुभव और आपकी सेवाओं की मुझे आवश्यकता है। जब भारत में आर्थिक रूप से मंदी आ रही हो तो सरकार आपको कॉल करे कि क्या आप आरबीआई के गवर्नर का उत्तरदायित्व तो ले सकते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या आप फिर से अपनी ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हैं। जब भारत को अपनी टेक्नोलॉजी में टर्नओवर करना हो, बहुत ज्यादा जो चेंजेस लेकर आने हो, तो सरकार आपसे कहेगी कि सर आइए और मानद पद संभालिए, आपका अनुभव राष्ट्र में हजारों लाखों नौकरियां पैदा कर सकता है, हजारों लाखों जिंदगियों में वो रोजगार दे सकता है। अगर यह क्षमता है तुम्हारी तो राष्ट्र के लिए तुम कभी भी नहीं थकोगे। तुम्हारी उम्र भी तुम्हारी शक्ति के आगे, आंतरिक शक्ति के आगे छोटी पड़ जाएगी। अजीत डोभाल साहब रिटायर होने की उम्र से आगे निकल चुके हैं, सरकार पकड़ पकड़ के लेकर आ रही। ई श्रीधरन साहब जिनको मेट्रो मैन कहा जाता है, सरकार कह रही है आइए सर प्लीज हमारा मानद रूप में आप आ जाइए। तमाम ऐसे जाने माने दिग्गज लोग जिनको सरकारें कह रही मत जाइए, आपके अनुभव की इस राष्ट्र को बहुत आवश्यकता है। तो यह वो शक्ति है जो तुम्हें अंधेरों में एक झटके में कि मुझे फोन फेंकना है, मुझे नहीं देखना है वेब सीरीज, मुझे नहीं करनी है चैट, मेरी लक्ष्मीकांत मुझे कितना भी तबाह कर रही हो, मुझे कितना भी जो है वो तकलीफ पहुंचा रही है, मुझे उठना है और पढ़ना है, तो खुद से कह पाओगे चल उठ और पढ़। तेरा मकसद ये है, तेरा मकसद ये परीक्षा नहीं, तेरा मकसद, तेरा जीवन ही तेरा मकसद है। ये परीक्षा तेरा मकसद नहीं है, तेरा जीवन ही तेरा मकसद है। जिस दिन तुमने अपने कॉन्फिडेंस से कहना शुरू कर दिया, जिस दिन तुमने जो है छाती चौड़ी करके ये बात कहनी शुरू कर दी, तुम मुझे बताओ कि कौन सी परीक्षा जो है रोक पाते हैं। और यही कारण है कि यूपीएससी में जो साहस होता है, अंदर की वो ताकत होती है, एक दिव्यांग बच्ची से कहती है कि तुम आईएएस टॉपर बनती है, और पूरी दुनिया को, जहां लोग कहते थे 60% शरीर काम नहीं कर रहा है, वो पूरी दुनिया को कहती है चल भाई देखो मैं आईएएस बन के दिखा दूं। जिसके पिता को आतंकवादियों ने गोली मार दी हो, वो जाकर कहता है कि मैं यूपीएससी का टॉपर बन सकता हूं। तो ऐसे लोग जिनकी पिता की हत्या कर दी गई हो और पूरी थाने में जिनकी कोई सुनवाई नहीं हो, वो बहनें जाकर खड़ी होकर कहती हैं कि हां मैं आईएएस बन सकती हूं, मेरे अंदर वो ताकत है। तो सामान्य बैकग्राउंड से, शोषित बैकग्राउंड से आए हुए लोग जिनका कोई बहुत बड़ा एकेडमिक बैकग्राउंड नहीं है, वो अपने साहत, अपने मकसद, क्योंकि उनके जीवन उनका मकसद बन चुका था, उन्हें समाज को दिखाना था कि एक पिता जिसकी हत्या कर दी गई है वो भी सिविल सेवा क्रैक कर सकता है, कर सकती है। तो ऐसी कंडीशन में वो समाज को एक बताते हैं कि मुझे इस परीक्षा को क्रैक नहीं करना है, ये मेरा जीवन ही मेरा मकसद बन चुका है। बस जिस दिन ये आ गया उस दिन तुम क्षितिज के पार देखना शुरू कर दोगे और खुद से कहोगे मेरे पास एक अनंत ऊर्जा स्रोत है। और ऊर्जा की कमी ही तो खा जाती है लोगों को। जैसे ही ऊर्जा कम हुई, लाओ थोड़ा सा फ्रेश होके देख लेते हैं, एक वेब सीरीज ही तो देखनी है। और मैंने तो आज तक 1-2 वेब सीरीज देखी है, मुझे तो नहीं लगा कि 1 या 2 एपिसोड के बाद कोई टीवी बंद कर पाता है। मानते हो या नहीं मानते हो, बोले यार अब अगला एपिसोड उसको पूरा देख ले, रात भर देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत बड़ा जो है एक अपने आप में जो है वो व्यसन है, अपने आप में एक बहुत बड़ा एडिक्शन है। लेकिन इस एडिक्शन को, ये बहुत से एडिक्शन आएंगे, किसी को प्रेम हो जाता है, कोई कहता है कि सर रिश्तों की वजह से मन नहीं लग रहा है, किसी को सोशल मीडिया का एडिक्शन है, किसी को गाने सुनने का एडिक्शन है, किसी को वेब सीरीज का एडिक्शन है। एडिक्शन मतलब क्या होता है? तुम एडिक्शन को गाली दे रहे हो, बात एडिक्शन की नहीं है, बात तुम्हारे अपने रिफ्रैक्शन की है कि अपने गोल से हटे। क्यों हटे? क्योंकि तुम खुद को खींच नहीं पाए। तुमने सोचा जिंदगी की गाड़ी ऐसे सपाट चलती है, लेकिन जिंदगी की गाड़ी तो इतने ऊपर अप डाउन चलती है, तो जब डाउन गए तो तुम ड्रैग कर पाए, जब ड्रैग नहीं कर पाए दलदल में फंस के खत्म हो गए। हजारों स्टूडेंट खत्म हो जाते हैं। और जब अगर अंतर मन की ताकत है, जब उद्देश्य को पता है कि मेरा सूरज इस क्षितिज पे चमकता है, मेरा जीवन ही मेरा मकसद है, खुद को ड्रैग कर ले जाओगे, खुद को ड्रैग कर ले जाओगे और फिर पीछे पलट के कहोगे यही था मेरी जिंदगी की मुसीबतें, ऐसी बहुत सी मुसीबतें अभी मेरे सामने आएंगी और ऐसी मुसीबतों को मैं कुचलता हुआ निकल जाऊंगा। यह इच्छा शक्ति होनी चाहिए। नहीं तो बाद में कहोगे अरे सर बड़ी प्रॉब्लम्स आ गई थी तैयारी में, सर बड़ा सर घूमता था, मन जो है यहां लग जाता था, वो प्रेम हो गया था, दिल टूट गया था। 50 बातें तुम करोगे और फिर दूसरों को बताओगे कि मैं कितना कमजोर हूं। क्लियर है? लिखो इस पर, आज बात करो। क्या तुम अपने मकसद को अपनी जिंदगी मानते हो या जिंदगी तुम्हारा मकसद बन चुकी है? अब इस बारे में विचार करना तुम आज से शुरू करो। ये पहली मेंटल प्रोग्रामिंग है जहां पर जब ये तुम ड्रैग होते हो ना, अकेले होते हो,
तुम्हारा साया भी साथ छोड़ देता है, माता पिता भाई बहन गुरु कोई नहीं होता है जब अंदर व्यथित मन से चल रहा हो, जब फेलियर सामने आते हैं, जब लोगों की चुभती हुई आवाजें ताने तुम्हारे अंदर झुकते, उस समय ये घुटन इकलौती होती है। तो ये घुटन एक दलदल है, ये युद्ध तुम्हारे अंदर है, इससे वही निकल सकता है जिसको ये पता हो कि मेरे मकसद का क्या आयाम है, मेरा जीवन ही मेरा मकसद है, मुझे लड़ना है, मैंने अपना जीवन ही इस युद्ध के लिए समर्पित करी है। तो छोटी छोटी चीजें सामने आती रहेगी, हम लड़ लेंगे। जो जीवन को एक समग्र रूप में देखता है उसी के लिए पूरा जो है वो युद्ध है। तो अगर बड़ा सोच रहे हो तो बड़े बलिदान के लिए भी तैयार रहो। ये जो दिखाया जाता है ना कि ये सपनों की सब जगह है, आए और भड़ाक से आईएएस बन गए, वीडियो देखे बोले वो झकास से जो है फॉर्च्यूनर से उतरा था एकदम चौड़ा होके, कोई टेंशन नहीं है, इतना जल्दी वो फॉर्च्यूनर तुम्हें देने वाले नहीं है। उससे पहले तुम्हारे जो है वो फॉर्च्यून को निचोड़ के ना तब तुम्हें वो फॉर्च्यूनर देंगे, पहले तुम्हें वो पूरी तरह से निचोड़ लेंगे। तो तुम्हारे अंदर वो है या नहीं है कि निचोड़ जाने पर, दबाव पड़ने पर तुम बिखर गए तो फिर क्या फायदा। तो अब चलिए हम आगे चलते हैं। अगला सवाल है, अब दूसरा प्रश्न आया कि सर आपने कहा सिर्फ मुझे यहां नहीं सोचना है, मुझे अपने जीवन को एक बेहतरीन ऑफिसर के रूप में देखना है। आज कई ऑफिसर हैं वो अपने कामों के लिए बहुत ही बेहतरीन प्रेरणा के लिए जाने जाते हैं, सिंपल शरीर है, सिंपल जो है लुक है, लेकिन उनके काम इतने बेहतरीन हैं, उनके दिमाग की गरिमा इतनी जबरदस्त है कि लोग घबराते हैं। सर मैं कैसे देखूं इसके पार, मैं कैसे जानूं कि मेरे जीवन का मकसद क्या है, मैं कैसे अपने काम को अपने कर्म को प्यार करूं कि रास्ते में आने वाली छोटी छोटी अड़चनें मेरे पैरों में बेड़ियां ना बने, और अगर मेरे पैरों में वो बेड़ियां बंध जाती हैं तो उन्हें तोड़कर आगे बढ़ने का साहस कैसे पैदा करूं। यह प्रश्न तुम्हारे जीवन में आता ही होगा। अब मेरा दूसरा जो उद्देश्य है, यह पहला डायरी में लिख लिया, मुझे खुद को ड्रैग करना ही पड़ेगा क्योंकि जीवन इस तरह नहीं चलता, जीवन इस तरह चलता है। यह यकीन मानिए चलिएगा कि आज मैं 6 घंटा, कल 12 घंटा, 18 घंटा, ना बेटा, कई बार ऐसा भी आएगा कि 6 घंटे से 12 घंटे से सीधे 0 पे पहुंच जाओगे। तो तुम्हारे अंदर ताकत है कि 0 से फिर से बाउंस बैक कर जाओ। जो बाउंस बैक कर गया वही जो है वो क्या होगा, शहंशाह कहलाएगा। अब सवाल है कि कैसे मैं अपने ओवरऑल मिशन को, अपने पूरे जो है जीवन के उद्देश्य को समझ पाऊं, क्या करना होगा। चलिए देख लेते हैं। अगला प्रश्न लिखो, इस लक्ष्य के महत्वपूर्ण परिणाम क्या हैं। इस लक्ष्य के महत्वपूर्ण परिणाम क्या है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक बहुत ही खूबसूरत किताब है, ठीक है। कई लोग सीक्रेट के नाम से भी उसको पढ़ते हैं। कॉस्मिक एनर्जी के बारे में भी बात करते हैं कि ब्रह्मांड से जो मांगो वो तुम्हारे सामने तुम्हारा अवचेतन मन लाकर खड़ा कर देता है। यह प्रश्न कुछ उसको आधारित है। जब मैं अपने मकसद को वास्तविकता में रूप में देखा, मैं तुम्हें एक प्रैक्टिस बताने जा रहा हूं। अपने कमरे में जहां तुम एकांत में हो, अलमारी के अंदर, डायरी के अंदर एक विजुअल बुक बनाओ, एक ऐसी किताब बनाओ जिसमें अपनी फोटोज को, अपने विजुअलाइजेशन को तुम सामने रख सको। यानी कि जब मैंने कहा कि मेरे लक्ष्य के महत्वपूर्ण परिणाम क्या हैं, यानी कि व्हाट आर द की रिजल्ट्स ऑफ दिस गोल, की रिजल्ट्स ऑफ दिस गोल, कि मैं जो यूपीएससी को क्रैक करने जा रहा हूं उसके रिजल्ट्स क्या हैं। तो रिजल्ट तुम्हारे और मेरे अलग हो सकते हैं। मान लो मेरे पिता को जमीन से बेदखल किया गया था, तो मुझे अपने पिता का सम्मान दिलाना है, मुझे वापस लेकर आना है वो सम्मान, वो जो है उनको जो है शोषित किया गया, उनको मारा पीटा गया, मुझे उनको न्याय दिलाना है। मुझे मेरे किसी भी अवस्था की वजह से समाज में मेरा मजाक उड़ाया गया, मेरा जीना हराम किया गया, और मेरे वजह से मेरी जो है अस्मिता पर, मेरे गर्व पर उन्होंने जो प्रहार किया है। तो नाम लिखो वो कौन कौन है जिनको मुझे जवाब देना, उनको विजुअलाइज करके लेकर आओ। परिणाम, मैं अपने समाज में बदलाव लेकर आना चाहता हूं। वो बदलाव तुम संसार नहीं बदल दोगे, लेकिन उन चीजों को पकड़ो जो बदलाव कर सकती है। मुझे शिक्षा में, ठीक है, मुझे अपने स्कूल, अपने गांव, प्राथमिक शिक्षा में, महिलाओं की सुरक्षा में मुझे बहुत बदलाव करने हैं, तो मैं बदलाव करने के लिए तैयार हूं। ये विजुअल बोर्ड बनाओ, यानी दृश्य कर सको, अपने लक्ष्य को गहराई से देख सको। ये जब एकांत में होगे तो यही तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ पिक्चर फॉर्म में चीजों को समझता है। इसको पिक्चर फॉर्म में लेकर आओ। अपने पिता की फोटो लगाओ और नीचे लिखो, मैं इन्हें गर्व अनुभूति कराना चाहता हूं। उस व्यक्ति की फोटो लिखो जिन्होंने इसको अपमानित किया था, वहां रखो कि मुझे इस आदमी को इसका जवाब देना है। मुझे यहां पर अपने उस स्कूल की, जहां तुम पढ़े हो, नदी पार
करके तुम्हें जाना पड़ता था, स्कूल में मास्टर नहीं आते थे, मुझे यहां पर जाना है और यहां पर स्थितियों को सुधारना है। सिर्फ सोचो नहीं, कहो नहीं, देखना शुरू करो। दो तरह से कहा जाता है, एक दुनिया से कहा जाता है और एक खुद से कहा जाता है। हम ज्यादातर दुनिया को बताते हैं, सर मैं आईएएस बनना चाहता हूं क्योंकि मैं समाज में सुधार करना चाहता हूं। हजारों बच्चे मुझसे यही बात कहते हैं। मैं उनसे यही पूछता हूं, तुमने खुद से कभी कहा? तुमने दुनिया को बताया, चाचा को बताया, फूफा को बताया, मास्टर जी को बताया, प्रेमी को बताया, प्रेमिका को बताया कि मैं ये करना चाहता हूं, मैं आईएएस बनना चाहता हूं। कभी तुमने खुद से कहा कि मैं क्या चाहता हूं? और तुम जब खुद से कहने पे आते हो, तुम्हारी भाषा को नहीं समझता है, वो तुम्हारे अंतर्मन को समझता है। ये तुम्हारा अंदर जो है वो तुम्हारे अंतर्मन को समझता है। तुम्हारा मन किस चीज को देखता है वो बड़ा ही क्या होता है, विशिष्ट होता है, बड़ा स्पेसिफिक होता है। उसको सिर्फ एक ध्येय, एक लक्ष्य ही पता होता है। इसकी तस्वीर उसके दिमाग में बैठ जाएगी कि मुझे इसको जवाब देना है, और वो धीरे धीरे वो तस्वीर छन छन के, जैसे पानी छन छन के सागलों में अंदर पहुंचता है, ये छन छन के रोज थोड़ा सा छन छन के तुम्हारे अवचेतन मन में पहुंचेगा। ये विजुअल बुक, जब तुम ये उम्मीद करो, मैं भी एक बादशाह को पढ़ रहा था, ठीक है, आप बहुत जाने माने रैपर है, आज बहुत अमीर आदमी, अरबपति आदमी हो गए, लेकिन एक बात उनकी बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने कहा मेरे पिताजी जो है सामान्य स्टोर पे काम किया करते थे, उनको नहीं पता था ऑडी क्या होती, तो वो कहते हैं वो 5 छल्ले वाली कार यार बड़ी अच्छी लगती है, 5 छल्ले वाली कार बड़ी अच्छी लगती है। बादशाह बहुत जाने माने रैपर हैं, तो उन्होंने कहा 5 छल्ले वाली कार बड़ी अच्छी लगती है। उन्होंने कई बार अपने बच्चे के सामने कहा कि 5 छल्ले, उनको नहीं पता वो ऑडी होती है। और जब बादशाह आगे बढ़े, उन्होंने कमाया, तो उन्होंने कहा मैंने इसको अपने अंतर मन में बसा लिया था, अपने अंतर मन में बसा लिया था, अपने अंदर बसाया था। और जब मैंने पिताजी को ऑडी गिफ्ट की, तो उनकी आंखों में जो आंसू थे, जो चेहरे पे चमक थी, बोले कि मैं संसार की सारी दौलत लुटा के भी अपने पिता के चेहरे पे जो मैंने चमक देखी है, जो उनकी आंखों में आंसू देखे हैं, जो मैंने भाव देखा है संतुष्टि का, वो मुझे सारी दुनिया की दौलत लुटा के भी मैं नहीं खरीद सकता। लेकिन इसको पाने, फिर अब मैंने कहा कि सर मेरे पास 3 साल है, 2 साल है, 4 साल है, तुम्हारी मर्जी, तुम जानो तुम्हारे पास कितने साल हैं। मेरे लिए तो एक क्षण, एक मोमेंट, 1 साल बहुत है। मैं अपने लक्ष्य को, मान लीजिए आपने कहा कि सर मेरे पास 3 साल हैं, तो आप बड़े रिलैक्स है, शुरू के 2 साल मजे मजे में कटते हैं, लास्ट में आप दौड़ना शुरू करते हैं। यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है। जब आप बड़े लक्ष्य बनाएं, आपको पता है कि परिवर्तन की अलख में जा रहा हूं, लंबा समय लगेगा खुद के व्यक्तित्व को बदलने के लिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 अपनी डायरी में लिखो। और क्या क्वेश्चन होगा? माइक्रो गोल्स और मेसो गोल्स, यानी अगले वर्ष के लिए मेरे लक्ष्य क्या हैं। ना, मैं नहीं देखूंगा 3 साल मुझे तैयारी करनी है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। मैं देखूंगा मेरे 1 साल के लक्ष्य क्या है। पहले 1 साल का लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा तो दूसरा अपने आप प्राप्त हो जाएगा, दूसरा प्राप्त होगा, तीसरा अपने आप प्राप्त हो जाएगा। तो मेरे 1 साल के लक्ष्य क्या है? यानी अगला क्वेश्चन किया कि अगर मैं आज ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में आ गया हूं और मुझे ग्रेजुएशन थर्ड ईयर में मैं 21 साल का हो जाऊंगा और एग्जाम देना है, तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरा मेसो गोल यानी माध्यमिक गोल कितना है, माइक्रो गोल कितना है, यानी मेरा अगले वर्ष के लिए, अभी इसको और छोटे में करूंगा, इसको अगले वर्ष के लिए मेरे लक्ष्य क्या है, 1, 2 और 3। थर्ड ईयर में कहां पहुंचना चाहता हूं उसको विजुअलाइज करो, ये मेरे टारगेट है, विजुअलाइज करो, अपनी अलमारी के अंदर वाले खाने में उसको चिपका दो। फिर सेकेंड ईयर में मुझे कहां होना है, फर्स्ट ईयर में क्या मेरा एनसीईआरटी पूरा हो जाना चाहिए? नहीं, मैं डायरेक्टली जंप नहीं करूंगा, मैं सबसे पहले बात करूंगा कि नहीं मेरे को कमियां क्या है मेरी, फर्स्ट ईयर में किस चीज पर काम करूंगा। क्या मैं 4 घंटे म्यूज से पढ़ जाता हूं? मैंने 12 घंटे के ख्वाब दे रखे हैं, ठीक है सर, मैंने सुना है आईएएस ऑफिसर 12 घंटे पढ़ते हैं, 18 घंटे पढ़ते हैं। मेरे पास ऐसे बहुत से लोग आते हैं, अरे वो 12 घंटे पढ़े, 18 घंटे पढ़े, वो उनका मन यार, तुम कितना पढ़ते हो? तुम 4 घंटे रेगुलर नहीं पढ़ पाते और तुमने ख्वाब 12 घंटे के देख रखे। अचानक से कौन सी तुम जड़ी बूटी ले लोगे, कौन सी एकेडमी में एडमिशन ले लोगे, अचानक से कौन सा सुपरमैन हो जाओगे कि तुम जो है इसके बाद क्या करना शुरू करोगे, उड़ना शुरू कर दोगे? नहीं, जो 4 घंटे है वो 5 घंटे में कन्वर्ट होगा, जो 5 है वो 6 में होगा, 4 से सीधे 12 में जाओगे, ऐंठ जाओगे। 2 दिन तो पढ़ोगे, तीसरे दिन ऐठे ऐठे दिखाई पड़ोगे, बोले यहां दर्द है वहां दर्द है, बारीकी से रणनीति बनाओगे। यानी फर्स्ट ईयर मैंने कहा भाई मुझे एनसीईआरटी सर सारी खत्म करनी है
उसके सारे क्वेश्चन मुझे लगाने हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। ये मेरा फर्स्ट ईयर गोल है। मेरा फर्स्ट ईयर गोल है कि मैं किसी भी हालत में 4 घंटे की अपनी पढ़ाई मेंटेन कर लूं, जस्ट विदाउट एनी लोड। सो सर, चाहे कॉलेज के साथ साथ मुझे 4 घंटे पढ़ाई मेंटेन करनी है। सर मुझे सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ने की। यहां बच्चे आते हैं, सर नोट्स नहीं बन रहे हैं उसके न्यूज़पेपर के। अरे तुमसे किसने कहा तुम फर्स्ट ईयर में आके नोट्स बनाओ? तुम कम से कम न्यूज़पेपर को डेली पढ़ना और थोड़ा थोड़ा समझना शुरू कर दो कि हां चीजें चल रही हैं। अफगानिस्तान में क्या हो रहा है मुझे पता है, भारत में क्या हो रहा है मुझे पता है, अमेरिका में क्या हो रहा है मुझे पता है। इसके मुझे वो बहुत विशिष्ट ज्ञान नहीं लेना है, मुझे जनरलाइज करना है, क्योंकि सीखना एक प्रक्रिया है और तुम सीधे डेस्टिनेशन में पहुंचना चाहते हो। सीखना एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। सीखना अनवरत चलता है। उजांग सोच ले कि यार उसको बहुत कुछ आता है, ना ना, आज भी मुझे उतनी ही चीजें सीखनी है। तो सीखना एक प्रक्रिया है, तो अंत में डेस्टिनेशन क्यों मानते हो उसको कि नहीं सर वो टॉपर ने जो है वो सुने हैं कि सर वो नोट्स बनाते हैं अखबारों के, सर वो कॉपीज बनाते हैं। अरे वो तुम्हारा लास्ट स्टेज है, तुमने पहली शुरुआत की नहीं। हमारे एक कहावत है, बिच्छी का मंत्र जाने ना सांप के बिल में हाथ डाले। तुम्हें जो बिच्छू तो पकड़ना आता नहीं, स्कॉर्पियो तो पकड़ना आते नहीं स्कॉर्पियंस, और स्नेक को तुम जो स्नेक चार्मिंग में लगे हुए हो। तो सबसे पहले अपना बेस तो कम से कम क्लियर करो। सो लेट्स स्टार्ट इट, लेट्स स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर। जस्ट रीडिंग न्यूज़पेपर इज एनफ फॉर यू। ये मेरी हैबिट बन जाए। तो फर्स्ट ईयर तुमने हैबिट फॉर्मेशन के लिए रखा। सेकंड ईयर तुम अपने आप को क्या कर रहे हो, अपने आप को इनलार्ज कर रहे हो। 6 घंटे 7 घंटे मुझे डेली पढ़ना है, 6 घंटे मुझे डेली पढ़ना है। थोड़े से अब ज्यादा विशिष्ट चीजें पढ़नी है, अब मैं कुछ पॉइंट वाइज नोट्स बना सकता हूं। देन गो टू द थर्ड ईयर। आपने कहा नहीं, अब अपने आप को रिफाइन करना, जो मैंने गलतियां की उसको मुझे खत्म करते जाना है। अब मुझे बहुत स्पेसिफिक होना, आंसर राइटिंग ढेर सारी करनी है, या सेकंड ईयर से मुझे आंसर राइटिंग शुरू कर देनी है, डायरी राइटिंग शुरू कर देनी है। तो जो बेसिक फंडामेंटल है उनकी तुमने लिस्ट बनाई और लिस्ट के साथ स्टिक रहे। मैंने लिस्ट बनाई, मुझे फर्स्ट ईयर में खत्म करना है। आप मौज मौज में चले जा रहे हो, फिर सेकंड ईयर पहुंचे, अरे सर फिर ऐसे जाता है, सर कब तक कोर्स खत्म कराएंगे, कोर्स कब तक खत्म होगा सर, सेकंड ईयर आ गया, अभी ये वाला खत्म नहीं हुआ, वाला खत्म नहीं हुआ। तो खत्म तुम्हें नहीं करना, खत्म तुम्हारा हो रहा है। सिलेबस के साथ साथ तुम भी निपट जाओगे कि तुम अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हो, अपने ऊपर जो है वो वर्क नहीं कर रहे हो। और थर्ड ईयर में फिर तुम बिल्कुल सर बहुत प्रेशर है, सोच रहे इस साल एग्जाम ना दें, बहुत गोल्डन चांस तुमने बर्बाद कर लिया। ऐसा होता है, ऐसा होता है, शायद होता है, राइट। सो सवालों के जवाब, सवाल पूछ लेना यहां पर यूट्यूब पे, मैं ये हूं, मैं वो हूं, ऐसा करता हूं, दैट इज नॉट अ बिग डील। सब कुछ कर रहे हैं, तो क्या तुम शामिल होना चाहोगे? तुम्हें पता है 98% लोग फेल हो जाते हैं, तो क्या तुम फेलियर में अपने आप को लेकर आना चाहते हो? चाहो या ना चाहो, तुम्हारा जो प्रोसेस है वो तुम्हें फेलियर पे लाके खड़ा कर देगा। और अगर तुम 2% विजेताओं में शामिल होना चाहते हो, तो तुम्हें अपने तरीके बदलने पड़ेंगे। तुम जो चॉइस करोगे, आज तो तुम्हें मजा आ रहा है, जिंदगी तुम्हें मुट्ठी में लग रही है, लेकिन जब ये ताथैया ताथैया कराएगी ना, तो बहुत से जो है वो आईएएस की तैयारी करने वाले अखबार भी बेचते हैं। तो चॉइस तुम्हारी है, तुम किधर जाना चाहते हो, कैसे करना चाहते हो। लाइफ को जितना इजी अभी ले लोगे, लाइफ तुम्हें इजी ले लेगी, ठीक, तुम्हारे साथ खेलेगी। तो अब तुम देख लो कि तुम्हें क्या करना और क्या नहीं करना है। ये तुम्हारी अपनी जो है वो एक सेगमेंट है। मेरा काम है इसको बताना कि स्टेप बाय स्टेप चलो, आराम से इसको सीखो, समय लो अपने आप को प्रिपरेशन करने के लिए। अगर यूपीएससी सोचा है तो वो देश की सबसे प्रतिष्ठित और सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक है। तो अगर आज तुम्हें समझ में आया हो तो आज डायरी उठाओ और इन 3 प्रश्नों पर काम करो। ये शायद पूरी रात बीत जाएगी इस पर सोचते सोचते, कई चीजों की कल्पना करते करते, उन चित्रों को इकट्ठा करते, अपने लक्ष्यों को अपनी आंखों के सामने लेकर, अपने विजुअल बोर्ड पे लेकर आने की, कि तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उसको ग्रहण करे और सबकॉन्शियस माइंड उसको जो है वो गहराई से देखे। क्लियर है? जुड़े रहिए। और आप जानते हैं 12th के बाद हमारा एक कॉन्सेप्टर बैच है, ईएमआई बैच, उसके साथ भी आप जुड़ सकते हैं।